नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। जीत हर कीमत पर, ऐसा इरादा रखने वाली, मजबूत इरादों वाली, संघर्ष के साथ आगे बढ़ने वाली, जिसने अपने दिलेर कारनामों से विश्व मंचों पर भारत का नाम रोशन किया, ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बनी जिसने भारत को ओलंपिक में पदक दिलवाया। जी हाँ, हमारी मुराद आप समझ ही गए होंगे। हमारी आज की तेजस्विनी भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक्स के उन लम्हों को भला कैसे भूला जा सकता है जब भारत की एक बेटी ने भारोत्तोलन की एक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया और ओलंपिक पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। आयरन गर्ल ऑफ आंध्रा और गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात कर्णम मल्लेश्वरी इसके पहले 2 बार वर्ल्ड टाइटल, एशियन टाइटल के अलावा एशियन गेम्स का सिल्वर मेडल जीत चुकी थी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी कर्णम ने 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग का प्रशिक्षण शुरू कर दिया और महज 15 साल की उम्र में अपने भार वर्ग की नेशनल चैंपियन बन गई। ये परिवार का खेल के प्रति लगाव ही था कि कर्णम समेत चारों बहनों ने खेल, खास तौर से वेट लिफ्टिंग को अपनाया। सिडनी ओलंपिक्स के बाद कर्णम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आना चाहती थी, लेकिन पिता की मौत के कारण वो ऐसा नहीं कर सकी। खेल जगत के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित ओलंपिक में देश की पहली महिला पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए बात करते हैं एक टाइम में आयरन गर्ल कहलाने वाली, गोल्डन गर्ल कहलाने वाली वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत बहुत स्वागत है मल्लेश्वरी जी। जी धन्यवाद। तो वक्त तो बहुत बीत चुका है, लेकिन आपने जो काम कर दिखाया था उसे तो देश कभी भूल नहीं सकता। आपने ऐसा पहला ओलंपिक मेडल देश को दिलवाया और वाकई दुनिया में और भारत में आप छा गई। क्या आज भी याद करती हैं वो पल आप? बिल्कुल याद करते हैं कि कुछ ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं आपकी लाइफ में, वो कभी भी नहीं भुलाया जाता। सिडनी ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए और मेरे कंट्री के लिए, मेरे देश के लिए। इतना बड़ा कंटिजेंट हम लोग पार्टिसिपेशन पे गए एंड वहाँ से मेडल लेके आए, तो बहुत खुशी की बात थी। तो हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। लेकिन ये बताइए कर्णम कि आप तो 12 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया था और वेट लिफ्टिंग में आपका जो ये जाना था, क्या ये एक कहते हैं ना कि आप चलते चलते किसी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, या ये एक ऐसा इरादा था जिसका बीज बचपन में ही बो दिया गया था? एक्चुअली मेरी फैमिली से हम लोग जहाँ रहते थे, छोटा सा टाउन था श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ स्पोर्ट्स में काफ़ी इन्वॉल्व होते थे। वहाँ गर्ल्स भी स्कूल आफ्टर स्कूल आवर के बाद लास्ट जो पीरियड होता था वो तो स्पोर्ट्स का होता ही होता था। 100% आप कुछ भी करिए, चाहे दौड़िए, खो खो खेलिए, कबड्डी खेलिए या शॉर्ट पुट, डिस्कस, तो कुछ भी। सरकारी स्कूल थी तो वहाँ एक्टिविटीज़ होते थे। एंड वही एक जिम था जहाँ 5, 7, 10 लड़कियाँ प्रैक्टिस करती थी वेट लिफ्टिंग। एंड मैंने देखा और मुझे भी अच्छा लगा कि भी मैं भी करूँ। मैं उस टाइम में बहुत पतली थी। अच्छा। तो कोच ने मेरे को बोल दिया कि भी आप नहीं कर सकते, आप घर जाओ, आप बहुत वीक हो, आप नहीं कर सकते, दम ही नहीं है आप में तो। हाँ। तो उसके बाद मुझे एक ये हुआ कि भी कोई भी ऐसे कैसे कह सकते कि आप कुछ मतलब आप नहीं कर सकते। तो मैंने इसी में करके दिखाना है। क्या बात है। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो है वो शुरुआत हुई। तो फिर कैसे आपने शुरुआत की जब उन्होंने आपको रोक दिया, मना कर दिया? फिर आप क्या अगली बार गई और आपने कहा कि नहीं मुझे तो यही करना है? और मेरे ख्याल से आप तो स्पोर्ट्स वाली फैमिली से भी आती हैं, आपके घर में भी थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान है। या बहुत हमारे घर में हमारी 4 बहन इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स हैं। एंड उसके बाद मुझे खुद को इंटरेस्ट हुआ इसमें एंड मैं चाहती थी मैं करूं, लेकिन कोच ने तो मेरे को कोचिंग देने से मना कर दिया। देन उसी सिटी में एक और था जो बंद पड़ा हुआ था, उसकी चाबी ली है हमने। एंड वो जिसकी वो जिम थी उसकी लड़की हमारा स्कूल में पढ़ती थी। तो फिर हम दोनों ने वहाँ मजाक मजाक में ही, खेल खेल में, चलो जिम की चाबी लो फादर थे, हम लोग चलते हैं वहाँ करते हैं। ऐसे करते करते सीखते थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद मेरी जो सिस्टर है वो 90 एशियन गेम्स के लिए प्रिपेयर हो रही थी बेंगलोर नेशनल कैंप में। तो उस टाइम में वहाँ वो उनकी ट्रायल्स थे, तो वहाँ फॉरेन कंट्री से भी कुछ लिफ्टर्स आए हुए थे।
तो सभी ऑडियंस भी है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सब बैठ के देख रहे, मैं भी एक कोना पकड़ लिया एंड देख रही थी बड़ी इंटरेस्ट के साथ उनकी टेक्निक, उनकी स्टाइल आने का, जाने का, वजन उठाने का, एंड जो भी हमारी जो वेट लिफ्टिंग है बहुत टेक्निकल गेम है। तो जो हमारी नेशनल फॉरेन कोच था इंडिया के लिए, गनेडी रेबकोन है उनका नाम, उन्होंने मेरे को ध्यान से वॉच किया कि भी एक छोटी सी लड़की है कोने में बैठी, इतनी इंटरेस्ट के साथ देख रही है। तो ट्रायल्स होने के बाद उन्होंने मेरे को बुलाया और पूछा कि भी कौन हो। मैंने फिर बताया मैं उनकी सिस्टर हूँ। क्या आपको इंटरेस्ट है वेट लिफ्टिंग में? मैंने बोला हाँ। तो कुछ आता है आपको? मैं अपनी लेवल में करती हूँ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, तो आप करके दिखा सकते हो? अच्छा। मैं बोला ठीक है मैं करके दिखाती हूँ। उन्होंने बारबल दिया मेरे हाथ में एंड जितना मेरे को आता था मैंने उनको करके दिखाया। उस टाइम में AVS प्रसाद थे, हमारी डायरेक्टर स्पोर्ट थे, इंचार्ज ऑफ बेंगलोर इंस्टीट्यूट के लिए। सीधा वो उनके पास गए और उन्होंने बोला ये लड़की मुझे नेशनल गेम के लिए चाहिए। अरे वाह। तब तक मैंने कोई स्टेट भी नहीं खेला हुआ था, कोई नेशनल नहीं खेला हुआ था। तो उन्होंने क्या मेरे करके दिखा दिया था आपने उनको? कितना वजन उठा के दिखा दिया था? मैंने 30-35 किलो वजन उठाई थी। अच्छा। और उतना ही मेरी बॉडी वेट होगी उस टाइम में। अच्छा, उतना ही उठा लिया? उतना ही उठाई थी। हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत मेरे साथ मैंने सपोर्ट किया एंड बहुत ट्रेनिंग, जो मेरा बेस है वो उन्होंने बनाया। अच्छा, ये बताइए कि जब घर में आप ये सब कर रही थी तो अक्सर लड़कियों को कहते हैं कि वजन ज्यादा मत उठाओ, लड़कियों को खास तौर पर ये कहा जाता है कि वजन ज्यादा मत उठाओ। तो क्या इस तरह का कुछ होता था? और जो पेरेंट्स थे उनका क्या था कि मतलब सभी लड़कियां वेट लिफ्टिंग में ही जा रही हैं, कुछ इस तरीके का फैमिली की तरफ से क्या मतलब सपोर्ट था या क्या था? नहीं, फैमिली में मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी एंड हम लोग इतना दूर आ भी पाए तो उन्हीं की वजह से। एंड एक्चुअली हमारी जो फैमिली है, हम लोग रायलसीमा से बिलोंग करते हैं, कड़पा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ दबंग लोग रहते हैं। अच्छा। तो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट पापा की जॉब की पर्पस थे एंड हम लोग वहाँ गए, स्कूलिंग एंड स्पोर्ट्स कैरियर वगैरह वहाँ से शुरू किया। हाँ। लेकिन ब्लड जो है हमारी रायलसीमा है, दबंग वाला। तो इसलिए हमें ये नहीं लगता था कि वजन नहीं उठाना ऐसे कुछ। अच्छा। तो मदर कैसे सपोर्ट करती थी, क्या करती थी? खासतौर से खाने पीने का तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप कह रही थी आप पतली दुबली सी थी, तो उसके बाद तो कुछ मतलब बॉडी भी बनाई होगी आपने उस तरीके की? उसके बाद ट्रेनिंग करते रहे, ग्रोथ जैसे एज कम थी, जैसे ग्रोथ बढ़ती है उसके बाद ट्रेनिंग भी धीरे धीरे करते थे। तो वो क्या था, हाँ मेरी मदर खाने पीने में बहुत ध्यान रखती थी। उस टाइम में तो बहुत सी चीज़ ऐसी होती थी जो घर में ही उगाई जाती थी। अच्छा। तो वेजिटेबल्स वगैरह मार्केट से लाने की भी जरूरत नहीं होती, और केमिकल वाली तो बिल्कुल भी नहीं होते थे उस टाइम में। जो भी, अगर आप वेजिटेरियन भी है, अगर वेजिटेबल सब्जियां भी खा रहे तो वो भी पर क्या सब्जियां खा के वेट लिफ्टर बना जा सकता है? मतलब हम तो सोचते हैं कि बड़ा सारा प्रोटीन लेना पड़ता होगा, बहुत ज्यादा नॉन वेज खाना भी खाना पड़ता होगा वजन बढ़ाने के लिए और अपने आप की ताकत दिखाने। अगर सब्जियों से ताकत बनती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आपको वेट लिफ्ट बनना है तो बहुत ज्यादा आपको खाना पड़ेगा, बल्कि हम लोग बहुत लिमिट में खाते हैं, बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, क्योंकि हमें अपनी वेट लिफ्टिंग के साथ बॉडी कैटेगरी भी मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक एक कंपटीशन में 10-10, 12-12 किलो 1 वीक में कम करना होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत स्टैंडर्ड खाना एंड बहुत कम, जितनी कैलोरी चाहिए उतना ही लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स करने वाले को काफ़ी कुछ संघर्ष से भी गुजरना पड़ता है, और आप एक छोटे से कस्बे से आती थी, तो किस तरह का संघर्ष उस समय करना पड़ा था एक लेवल पे आने के लिए? देखिए, संघर्ष तो यही है कि आपको पूरा फोकस रहना पड़ेगा एंड आपकी जो भी ट्रेनिंग है, आपकी डेडिकेशन है एंड आपका पूरा कंसंट्रेशन, आपकी लाइफ में स्पोर्ट्स के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आप बाहर जाके पिक्चर नहीं देख सकते, मॉल्स में नहीं घूम सकते, इतना टाइम नहीं मिलता एंड हर टाइम अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी बॉडी केयर भी करना होता है कि कहीं जरा थोड़ा भी चोट लग जाता है तो 10-12 दिन की आपको रेस्ट हो जाता है, तो उसमें हम लोग काफ़ी लूज़ करते हैं। तो लगभग कितना अभ्यास आप करा करती थी, मतलब जब अपने पूरे उस पे थी? हम लोग कितने घंटे लगाने पड़ते हैं? हम लोग एक दिन में 3 सेक्शन करते थे एंड इसमें 10-12 घंटे का टाइम हम लोग पूरा ट्रेनिंग में बिताते थे। वेट लिफ्टिंग में? वेट लिफ्टिंग में फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, जैसे मॉर्निंग पीटी, जंपिंग एंड जो सपोर्टिंग एक्सरसाइज होगा। उसके बाद आफ्टरनून में होते थे वेट लिफ्टिंग एंड इवनिंग होती है वेट लिफ्टिंग। तो टेक्निकल सपोर्टिंग जो इवेंट्स होते हैं वो भी करना पड़ता है। अच्छा, फिर आप जब मतलब कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी और जीत का सिलसिला शुरू हो गया,
तो वो टाइम कैसे था? हम जानते हैं कि आप विश्व विजेता रही हैं, वर्ल्ड चैंपियन आप रही हैं, तो वो टाइम कैसा था और वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, क्योंकि एवरी ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होते थे, एवरी ईयर एशियन गेम्स होते थे एंड एशियन चैम्पियनशिप्स होते थे, और एक कंपटीशन के बाद एक कंपटीशन होता था, एंड हर कंपटीशन में ये होता है कि लास्ट कंपटीशन में जितना किया उससे बेस्ट करना है। अगर पिछला कंपटीशन में गोल्ड है तो इस पर गोल्ड चाहिए, क्योंकि एक फेसेज इशू भी बन जाता है कि भाई एक में जीता और दूसरे सेकंड में हार गए, तो पूरा फोकस इसी में होते थे। इनफैक्ट मेरी पूरी चाइल्ड जो लाइफ है, उसके बाद जो ग्रोन अप एज है, टोटल 18-20 साल में वेट लिफ्टिंग के लिए छोड़ दिया। अच्छा। वेट लिफ्टिंग के अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। हमने कभी फास्ट फूड नहीं खाए, कोई पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर नहीं देखा, कहीं घूमने नहीं गए, फैमिली फंक्शंस नहीं अटेंड किया, कोई हमारे लिए कोई दिवाली होली कुछ भी नहीं है। अच्छा, 95 में तो आपने एक साथ 3 गोल्ड मेडल आप जीती हैं और आपने एक तरह का रिकॉर्ड अपने आप में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था मैंने। वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वो लम्हा, वो पल कैसा था? देखिए, आप अपनी लाइफ में इतना सरप्राइज करते हो और इतना कुछ छोड़ देते हो, फैमिली को भी, अपना एक ग्रोइंग एज होता है जो 20-22 साल उम्र होती है, उसमें और भी कुछ करने का जी करता है, दोस्तों से घूमने जाओ, ये करने जाओ, लेकिन वो सब एक साइड हो जाता है। मतलब गोल वही है कि भाई आपने नेक्स्ट कंपटीशन में क्या करना है। इतना अपना आपको कंट्रोल करके आप किसी चीज़ के लिए साधना कर रहे हो और उसमें मेडल आता है तो खुशी होती है। और फिर वो जो सिडनी ओलंपिक का वो लम्हा था जब आया, जिसमें आपने मेडल हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया देश के लिए, वो कैसा था? और हमने सुना है कि उसमें आप गोल्ड तक जीत सकती थी आप उसमें, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से आप नहीं। गोल्ड मेरा हाथ में था। मेरा हाथ में ही था, मतलब मैं खुद ही छोड़ के आई हूँ, ऐसे लगता है कई बार क्योंकि जो 247 जो लास्ट लिफ्ट थी, 247 जाने की जरूरत ही नहीं थी, 242 में ही मेरा मेडल आ रहा था। तो वो कहीं भी कुछ मिसकैलकुलेशन था जो जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस है मेरे लिए। तो मिसकैलकुलेशन किसकी तरफ से हुआ था? सभी की होती है, अब किसी की एक के लिए ब्लेम करना सही नहीं है। जो कैलकुलेशन है वो तो करते तो कोचेस है, लेकिन मैं उसको 2 तरीके से लेती हूँ। कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि भी मेरा कोचेस का मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि वो लास्ट लिफ्ट जो है वो ओलंपिक रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट पे गई थी। अच्छा। तो इसलिए मैं कोचेस को भी नहीं ब्लेम देना चाहती। तो क्या सबक, कभी कहते हैं ना कि किसी ऐसे इंसिडेंट से बड़े सबक भी मिल जाते हैं, जिंदगी के लिए सीख मिल जाती है? ये बहुत बड़ी सीख है, और ऐसी सीख है कि आप कभी भूल नहीं सकते। एंड बोला, पर इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में जाके ऐसे सीख ना मिले तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन वो जो आपने कर दिया था उसने भी इतिहास बना दिया, और आज तक हम जानते हैं कि कोई और महिला ऐसा पदक देश के लिए ला नहीं पाई है। कैसा लगा था जब वापस आप हिंदुस्तान आई? एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं और उसके बाद जानेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी हमारे साथ हैं, जाने मानी वेट लिफ्टर, जिन्होंने भारत को ऐसा पदक दिलाया, ओलंपिक का पदक, जो कि अपने आप में आज तक ऐसा एक रिकॉर्ड है जिसकी हम कोशिश करेंगे और हम आशा करेंगे कि रियो में ये रिकॉर्ड भी टूटे और पदक भारोत्तोलन में हमारी महिलाएं लेकर आए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आज हमारे साथ हैं तेजस्विनी में। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी हैं। वो ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक पदक प्राप्त किया भारोत्तोलन में, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हैं। क्या एक्सपीरियंस था जब भारत आप वापस लौटी, और वाकई मतलब पलक पावड़े बिछाकर लोग आपका इंतजार कर रहे थे उस वक्त? हाँ, बहुत मतलब खुशी का पल थे वो, एंड लोगों ने बहुत प्यार दिया। मतलब जो मेरा गोल्ड मिस हो गया वो भी मैं भूल गई थी कि वो दुख भी मैं भूल गई थी कुछ समय के लिए। बहुत लोगों ने प्यार सम्मान दिया, अपनापन।
अच्छा लगा कि हमने जो मेहनत मैंने की है, जितनी मेहनत की है एंड अपनी लाइफ में सिर्फ एज ए वेट लिफ्टर बन के ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन जब मैं इंडिया वापस आई हूँ, जिस हिसाब से लोगों ने मुझे रिसीव किया, जिस सम्मान की नज़रों से देखा, कितना प्यार से दिया, तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो मेहनत किया उसका फल मिल गया। हाँ, मिल गया। अच्छा, ये बताइए कि अब तो रियो ओलंपिक का बिल्कुल पास आ चुके हैं, क्या मानती हैं आप, क्या प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, ख़ास तौर से अगर हम महिला की बात करें और भारोत्तोलन की बात करें, वेट लिफ्टिंग की बात करें? मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार हमारा कुछ ना कुछ कमाल करेंगे हमारे बच्चे, और मैं चाहती भी हूँ मेडल्स आना चाहिए, और जो मेडल्स अब तक भी आए वो भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे बच्चे में इतनी काबिलियत है, अगर उनको ठीक से ट्रेनिंग दिया जाए कई मेडल जीत सकते हैं। तो वेट लिफ्टिंग में किसका चांस लग रहा है आपको इस बार? वेट लिफ्टिंग में 2 बच्चे जा रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का पूरी मुझे उम्मीद लगता है कि वो कुछ न कुछ करके आएगी, एंड भगवान से प्रार्थना है कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका मेहनत सफल हो। हाँ, लेकिन ये बताइए कि क्या वजह है, इतना बड़ा देश है हमारा, हर बार ये बहस भी छिड़ती है, क्यों हम ओलंपिक में पीछे रह जाते हैं, क्यों हम वो जो पदकों की जो चमक है उसे अपने साथ लेकर नहीं आ पाते, क्यों नहीं लेकर आ पाते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और हर गेम्स से पहले ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, और उस टाइम में जो डिस्कशन होते हैं वो भी भूल जाते हैं। लेकिन आपने पूछा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमारा इंडिया में सबसे बड़ा हमारी ड्रॉबैक है, जो प्रतिभा हमारा देश में है, जो प्लेयर्स मेडल जीत के आते हैं, या उनका जो अभी फॉर एग्जांपल आप मेरे को ही ले लीजिए, मैं 18-20 साल में वेट लिफ्टिंग के अलावा मैंने कुछ और नहीं किया, और वेट लिफ्टिंग में जो मेरे एक्सपीरियंस है वो हिंदुस्तान यूज़ नहीं कर रही है, तो आगे वेट लिफ्टर्स कहाँ से बनेंगे? इस बात का दुख भी होता है कि जिस फील्ड में हमने आधी से ज़िंदगी निकाल दी है और उसी में हमारी डिग्री है, वही हमारी डिप्लोमा है, और उसी से हम बाहर हैं, तो हम अपनी एक्सपीरियंस कहाँ यूज़ करेंगे और हम अपनी प्लेटफॉर्म छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये भी बड़ी दुख का एंड अगर सोचो तो बड़ी इंटरेस्टिंग एंड दुख वाली बात लगती है। जिस फील्ड में हमने परफॉर्मेंस की, मेडल दी, जब तक मेडल दिया तो तब तक आप हो, अगर मेडल नहीं दिया तो उसके बाद आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? क्या जो स्पोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कहीं कोई कमजोरी है? कोई मुझे लगता है स्पोर्ट्स पॉलिसी में प्रॉब्लम है। कम से कम ये तो पॉलिसी में होना चाहिए। आई थिंक अभी पिछला कुछ 1 साल पहले आई थिंक 33% स्पोर्ट्स पर्सन्स को रखना ही है अपने फेडरेशंस में, इसमें, लेकिन 33% भी कम है, लेकिन वो भी पूरा लागू नहीं हो रहा है। तो हम लोग, ये सिर्फ मेरा एक अकेले का क्वेश्चन नहीं है, हर एक खिलाड़ी का है, चाहे वो किसी भी इवेंट में मेडल जीतती है और किसी भी इवेंट में मेडल दिया हुआ हो, एंड उन सब की एक यही क्वेश्चन होता है कि भाई आफ्टर मेडल जीतने के बाद या गवर्नमेंट या फेडरेशन प्लेयर्स को दूर क्यों रखती है? दूर क्यों रखती है? ये एक बेसिक सवाल। दूर क्यों रखती है? वो क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और बच्चों को संभालो, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे आपने बोला कि सिडनी ओलंपिक्स में मैंने कितनी बड़ी सबक सीखी है, और ऐसे तो हजारों एक्सपीरियंसेस है, एंड जो फील मैं कर सकती हूँ, अगर एक लड़की ने वेट शोल्डर पे लेके खड़ी है, मैं देख के फील कर सकती हूँ उसकी ब्रेन में क्या चल रहा है और उसकी वजन में, उसकी बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। दूसरा नहीं समझ सकता, क्योंकि 20 साल मैंने वही काम किया है। सही बात। लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन कि आप अपनी एक एकेडमी भी आप खोल रही हैं, बल्कि उसका सब काम जैसे आप बता रही थी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों से शायद आप लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ अपने भावी प्लेयर्स को तैयार कर सकते हैं? देखिए, हमारी तो पर्सनल कोशिश हम लोग कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये भी बहुत डिले हो गया, बहुत डिले हो गया। इतना डिले नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि भी इस ओलंपिक्स में नहीं है तो कम से कम अगले ओलंपिक्स में अच्छे प्लेयर जाए और बहुत सारी मेडल लाएं। जी, तो आप जैसे कह रही हैं कि प्लेयर से दूरी नहीं बनानी चाहिए, खासतौर से वो प्लेयर्स जो कि अब अपना जो परचम है देश का, उसको लहरा के अपना जो ज़िंदगी के इतने इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं दे चुके हैं, उन प्लेयर्स को आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह की पॉलिसीज़ को बनाया जाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए जिससे हम उन प्लेयर्स का लाभ उठा सकें?
देखिए, यही सबसे पहले तो फेडरेशन को या गवर्नमेंट को या ओलंपिक एसोसिएशन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश के हैं और ये हमारी खिलाड़ी है, ये हमारी दुश्मन नहीं है। हम ये नहीं कहते कि भी सारी कुर्सियां छोड़ दीजिए, हमें बिठा दीजिए, हम लोग ये करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप रहिए, प्रेसिडेंट रहना है, सेक्रेटरी रहना है, जो रहना है आप रहिए, लेकिन आप हमारी जो सर्विसेज है, हमारी जो एक्सपीरियंसेस है उसको यूटिलाइज करिए। लेकिन एक बात बताइए मलेश्वरी जी, हम देख रहे हैं खासतौर से जो ओलंपिक में जो खेल खेले जाते हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयास नहीं करते। जो ओलंपिक के खेल हैं, एथलेटिक्स में तमाम चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है उन पर हमें जोर देने की ज़रूरत है और स्कूलों में ख़ास तौर पर बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी निकाल देना चाहिए। मिनिमम आपके पास इतनी बड़ी ग्राउंड होगी तो ही आपको स्कूल बनाने की परमिशन मिलना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आजकल इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, इतने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे ग्राउंड्स है, उसको भी बिल्डिंग बना के क्लासरूम्स तैयार कर रहे हैं। तो अगर किसी स्कूल के लिए कोई लाइसेंस अप्लाई करता है तो सबसे पहले गवर्नमेंट उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इतना बाई का जिम एंड इतना बड़ा ग्राउंड आपका होना चाहिए, तभी आपको देंगे। तो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स जो है इम्प्रूव हो जाएगा हिंदुस्तान में। अच्छा, ये बताइए कर्णम मल्लेश्वरी, आजकल आप क्या करती हैं? क्या अभी वेट लिफ्टिंग करती हैं आप या उससे नाता थोड़ा सा नहीं? वेट लिफ्टिंग तो नहीं करती हूँ, लेकिन अपनी फिटनेस ट्रेनिंग में कर रही हूँ। एंड कुछ स्पोर्ट्स का जो काम है, मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, सैफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी में, एंड गवर्नमेंट में मेंबर हूँ। तो जो भी छोटा मोटा काम होता है वो कर रही हूँ। एंड मैं जॉब करती हूँ FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए चीफ जनरल मैनेजर। तो आपने जैसे कहा कि आपने अपने ज़िंदगी के बेहतरीन साल तो वेट लिफ्टिंग में गुजार दिए, क्या सपना है, क्या एम्बिशन है अभी इस खेल को लेके जिसे आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहती हैं? मेरा एम्बिशन है मैं ऐसे वेट लिफ्टर्स तैयार करूं। मैंने एक गोल्ड सिडनी ओलंपिक्स में छोड़ के आई हूं, तो कम से कम 10 गोल्ड मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लेके आए। अच्छा, ये बताइए कि वेट लिफ्टिंग से तो जैसे आप कह रही हैं जिंदगी का नाता है वो तो शायद कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा और क्या करना पसंद करती हैं आप लाइफ में? उसके जो पिक्चर छूट गई थी, जो बाजार छूट गए थे, जो दोस्त छूट गए थे, क्या वो वापस आ गए? दोस्तों से तो बातचीत हो जाती है। पिक्चर वगैरह के लिए तो अभी भी टाइम नहीं है, क्योंकि अपनी जो लाइफ वेट लिफ्टिंग के लिए दे दिया, अब जो है वो बच्चों की परवरिश, घर, फैमिली। तो क्या अब आपके बच्चे वेट लिफ्टिंग में आएंगे? नहीं, मेरा बड़ा बेटा शूटिंग करता है। वेट लिफ्टिंग बहुत कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं एंड बहुत वजन उठाने में कोई आसान बात नहीं है, एंड इंजरीज की बहुत डर होता है इसमें, रिस्की गेम है। तो और आजकल बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे, तो शूटिंग बेटर है, दूसरे गेम्स को चॉइस करते हैं। तो लेकिन ये बताइए कि अब जबकि रियो ओलंपिक के लिए हम सब तैयार हैं और हमारी उम्मीदें भी हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने प्लेयर से और कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको उनसे कि वो देश के लिए पदक लेकर आएंगे? देखिए, जितने भी इवेंट्स में जितने भी बच्चे जा रहे हैं, एज ए प्लेयर मुझे अच्छी तरह पता है कोई भी बच्चा ये सोच के नहीं जाता कि मैं सिर्फ पार्टिसिपेशन करके वापस आऊँगा। हाँ। हर एक खिलाड़ी के साथ एक बहुत बड़ा उम्मीद जाता है कि मैं कुछ ना कुछ करके आऊँगा। एंड इस ओलंपिक तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, वो मेहनत मैं समझ सकती हूँ। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी प्लेयर्स हमारे जा रहे हैं वो अपनी बेस्ट लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ करे। कोई भी पोजीशन आए, गोल्ड आए, सिल्वर आए, पार्टिसिपेशन भी ठीक है, लेकिन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से भी प्लेयर खुश हो जाता है कि भी ठीक है, मेरे इतना परफॉर्मेंस था, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, वही उसके लिए मेडल है। कोई मंत्र आप देना चाहेंगे हमारे प्लेयर्स को? मंत्र कुछ नहीं, आप रिलैक्स रहिए, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना एंड पूरा अपनी इवेंट पे फोकस करना और अपना बेस्ट देना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इस मंत्र देने के लिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्णम मल्लेश्वरी। आप हमारे साथ आई, अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी और अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।